चलिए, तो कल मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ाया, आपने थोड़ा बहुत जाना कि जेनेटिक मटेरियल क्या है ना। आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं कि वो जेनेटिक मटेरियल केवल डीएनए ही क्यों है ना। जेनेटिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टीज होती हैं जो केवल और केवल किसमें है, डीएनए में है, और ये आनुवांशिक चीजों को संग्रह करने के लिए सबसे अच्छा माना गया है। इसीलिए हम मानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, केवल डीएनए है, आरएनए नहीं है। हाँ, जब हम कभी बन रहे थे, विकास हो रहा था, तो उस दौरान सबसे पहले कौन बना, आरएनए बना। तो सबसे पहला बनने वाला जेनेटिक मटेरियल आरएनए, लेकिन एक सेल का जेनेटिक मटेरियल केवल डीएनए है ना। फिर आपको बताया कि डीएनए के अंदर ही जीन है ना, और डीएनए अगर कंडेंस होता है तो क्रोमैटिन बनता है, और कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम बन जाता है। डीएनए एक धागे की संरचना में होता है, और उस धागे से जितने क्रोमोसोम बनते हैं वही उस स्पीशीज के नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जैसे एक मनुष्य के क्रोमोसोमों की संख्या 46 या 23 जोड़ी है, बोलो, है ना। चलिए, तो आगे स्टार्ट करते हैं कहानी को और लिखते हैं अब जेनेटिक्स। लिखिए, अभी तक इंट्रोडक्शन चल रहा था, अब कहानी चलेगी जेनेटिक्स की। चलो बोलो, क्या है जेनेटिक्स। बायोलॉजी की एक ब्रांच है, लिखेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अंडर दिस स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर वेरिएशन और हेरिडिटी का अध्ययन करते हैं। वेरिडिटी मतलब होता है वंशागत की, है ना, वंशागत की तथा विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करना किसके अंदर आता है, जेनेटिक्स के अंदर आता है। अगर हम बात करें हेरिडिटी का, तो इट इज अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम ये जानते हैं कि कोई भी ट्रेट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे गया। बोले तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे गया, ये जानने की कोशिश करते हैं। ट्रेट का मतलब कल बता चुका हूं, कैरेक्टर के दो ट्रेट बनते हैं, है ना। तो जैसे कैरेक्टर है, जैसे पेड़ की लंबाई, तो लंबा या बौना वो ट्रेट है। अब वो उसके फादर से उसके सन में जाने की प्रोसेस ही हेरिडिटी है ना। तो ये क्या है बताओ, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट F1 टू F2 जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना। और दूसरा जो आपने लिखा है वेरिएशन, वेरिएशन क्या है, जब कोई F1 से F2 में जाता है तो एकदम सिमिलर नहीं होता, अलग होता है। तो वो अलग अलग होने का अध्ययन करना वेरिएशन है। कि सेम ही एकदम चले जाते हैं, बोलो, सारे कैरेक्टर एकदम उसी तरह के हो जाते हैं क्या, नहीं, मिलते जुलते हैं या कुछ विभिन्नताएं आती हैं। तो हम यही पढ़ेंगे कि जाते कैसे हैं और जो अंतर हो जाता है वो क्यों हो जाता है। आगे समझ में। हाँ, लिखा।
चलें? अगर हम बात करें जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स में सबसे बड़ा योगदान मेंडल का है और उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है ना? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्हें फादर की उपाधि इनकी मृत्यु के बाद दी गई, क्योंकि इससे पहले इन्होंने जो डिस्कवरी की थी तब ये सारी चीजें बता दिए थे जब डीएनए वगैरह ही नहीं खोजा गया था, उनके अंदर क्या क्या सारी चीजें हैं ये तक नहीं खोजा गया था। तब वो अपनी स्टडी में ये बता रहे थे कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसे उन्होंने फैक्टर कहा कोई फैक्टर है जो एक से दूसरे में जाता। बाद में पता चला हुआ फैक्टर जो था वही जीन था। ठीक है ना? तो इसलिए इन्हें क्या बना दिया गया? फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनका बर्थ जो था कब हुआ बताओ? DOB 1822 में हुआ था। और सोचो डीएनए का तो डिटेल्स वाटसन एवं क्रिक जब लाए थे मॉडल, वो 1952 में आया था, है ना? तो देखो कितने साल पहले उन्होंने ऐसा बताया, है ना? तो लिखते चलेंगे। डेट ऑफ बर्थ इनकी कितनी है? 1822। सिलेसियन विलेज वहां इनका जन्म हुआ था। स्टडी कहाँ किया इन्होंने? कहाँ किया था बताओ? वियना यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स पूछेगा तो इनको मत लगाना, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो थे इनके वो ऐसे थे। लैब में स्टडी किसने की थी? बोलो। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर हैं थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन। ठीक है? जब ये स्टडी करके लौटे तो मास्टर बन गए, रिटर्न एज टीचर। हाँ, मेंडल की बात कर रहे हैं। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किस पर किए थे? तो पी प्लांट पर स्टडी की इन्होंने। काहे पे स्टडी की? पी प्लांट, मटर का पौधा। और ये स्टडी जो थी ये कितनी थी? 1856 से 1863 तक स्टडी की इन्होंने।
जो स्टडी करते थे उसे अपनी बढ़िया नोट में और वो सारी चीजें स्टडी लिखते गए, और रिजल्ट को पब्लिश कब किया? हाँ, रिजल्ट पब्लिश 1865, 1865 में अपने रिजल्ट को क्या कर दिया गया? पब्लिश। आपको बता दूं कि इनके रिजल्ट को कोई ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया गया, क्योंकि ये जो जेनेटिक्स लगाए थे उसके कई सारे कारण थे। पहली बात तो इन्होंने बायोलॉजी में मैथ को लिख दिया, क्रॉस करवा दिया, 9 रेशियो, ये रेशियो, वो रेशियो, है ना। तो लोगों को लगा कि ये सब क्या है, बोलो, फालतू है, इनका कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए इनके रिजल्टों को ध्यान ना दिया गया और रद्दी में फेंक दिया गया। इसके बाद मेंडल ने कोई स्टडी नहीं की और वो उनकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद इनके इन रिजल्टों को दोबारा रिसर्च किया गया, लिखेंगे आगे, इनके प्रयोग को दोबारा रिसर्च किया गया। एक्सपेरिमेंट अगेन रिसर्च इन 1900, 1900 में इनके रिजल्ट को दोबारा रिसर्च किया गया बाय 3 साइंटिस्ट, 3 वैज्ञानिक के द्वारा, 3 साइंटिस्ट के द्वारा। पहला कार्ल कॉर्नेस, दूसरा ह्यूगो डी व्रीज, सुने हो? कितने लोग सुने हैं? कहाँ सुने हो? अच्छा, मतलब कुल मिलाकर के नाम मेरा ही आएगा। ह्यूगो डी व्रीज और तीसरे थे टेसर मार्क। पूरा नाम क्या था टेसर मार्क का, लिखवाया था, देखो, एरिक टेसर मार्क, है ना, टेसर मार्क, ठीक है, ई टेसर मार्क। इन तीनों ने क्या किया, बोलो? मेंडल ने क्या स्टडी की, क्या एक्सपेरिमेंट किया, यहां चलते हैं, ठीक है, चलो लिखिए। एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल, ये तो बाद में जो ये तीनों ने जो खोजा वो मेंडल के ही नियमों को खोजा और उसे ये देखा कि क्या ये सही कह रहे थे, तो वो सही निकला। बाकी ये देखते हैं कि मेंडल ने क्या किया था। एक्सपेरिमेंट ऑफ, बोलो, मेंडल, मेंडल के एक्सपेरिमेंट। क्रॉस अलग से पढ़ेंगे, पहले उसका एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। संकरण प्रयोग, इन एक्सपेरिमेंट मेंडल डन, मेंडल ने क्या किया, बीजों की शुद्धता का चयन,
बीजों की शुद्धता का चयन। दूसरा, इसके बाद उन्होंने चयन किया, फिर दूसरा करवाया क्रॉस, फिर उससे निकाला उसका रिजल्ट। क्या निकाला? रिजल्ट या परिणाम क्या निकला, और उसके परिणाम से भी उसका निकाला सारांश, जिसे उसने कहा ये है इनका कंक्लूजन। क्या है बताओ? कंक्लूजन ही उसके नियम बने थे। जो हम उसने स्टडी की थी उनका जो सारांश निकला था, कंक्लूजन निकला था, वही वास्तव में नियम बनेंगे आगे चल करके। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चुना? शुद्धता का, बीजों के शुद्ध बीज का चयन करना। दूसरा, क्रॉस करवाया, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, है ना। फिर उसका रिजल्ट कुछ निकाला, और उस रिजल्ट को देख करके कुछ कंक्लूजन निकाला कि इस सब का रिजल्ट ये आता है, इसलिए ये कंक्लूजन निकल रहा है। और वही कंक्लूजन क्या था? मेंडल के नियम थे। तो मेंडल के नियम तो पढ़े ही होंगे, वो अभी देखेंगे भी कि क्या नियम है। ये एक्सपेरिमेंट मेंडल कर रहे थे, ठीक है। क्या नाम था मेंडल के नियम का? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और उस एक्सपेरिमेंट में क्या देख रहे थे बताओ? बीजों की शुद्धता को चयन कर रहे थे, क्रॉस करवा रहे थे, रिजल्ट देख रहे थे, और उस रिजल्ट से क्या सारांश निकल रहा है ये देखना था, ठीक है। आगे लिखेंगे, मेंडल ने, नीचे लिखना है, मेंडल ने प्रयोग के लिए मेंडल टेक 14 trait breeding variety, 14 trait breeding variety of pea plant, मेंडल ने प्रयोग के लिए 14 ट्रेट ब्रीडिंग वेराइटी, 14 ट्रेट ब्रीडिंग वेराइटी पी प्लांट से लिया। पी प्लांट से लिया। आगे लिखेंगे, दीज 14 ट्रेट, यह 14 ट्रेट, दीज 14 ट्रेट, यह 14 ट्रेट, दीज 14 ट्रेट प्रेजेंट इन 7 कैरेक्टर, यह 14 ट्रेट 7 कैरेक्टर पर उपस्थित थे। कितने पर उपस्थित थे? तो अगर आएगा कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए तो क्या बताओगे? और अगर पूछेगा कि कितने ट्रेट लिए थे तो क्या बताओगे? तो ट्रेट कितना लिया था? 14 लिया था। मैं बता रहा हूं कि वो कैरेक्टर कौन कौन से हैं और वो ट्रेट कौन कौन से हैं, है ना। तो लिखेंगे टेबल फॉर कैरेक्टर एंड ट्रेट, कैरेक्टर और ट्रेट के लिए टेबल। ऐसे 3 कॉलम बनाना है। पहले में कैरेक्टर, दूसरा डोमिनेंट, तीसरा रेसेसिव। लिखिए, पहला है कैरेक्टर। टेबल इस तरह बनाइए आप, 3 कॉलम करना है। है ना। तो पहला क्या हो जाएगा बोलो? कैरेक्टर। दूसरा
डोमिनेंट, तीसरा रेसेसिव। ये है प्रभावी, ये वाला अप्रभावी। अप्रभावी अप्रभावी आगे समझ में आएगा। और कैरेक्टर माने लक्षण। तो कितने कैरेक्टर आएंगे और ट्रेड कितने हो जाएंगे? 14। पहला है प्लांट अथवा स्टेम हाइट या लेंथ, है ना। प्लांट की हाइट। पहला या तो लंबा होगा टॉल, या फिर डॉर्फ बोले तो बौना होगा। ठीक है, तो लंबा या बौना। तो देखो इसके दो कैरेक्टर हो गए, कैरेक्टर एक, और ट्रेट कितने हो गए? 2। तो यहां ये 2 ट्रेट हैं और कैरेक्टर कितना है? देखो 1। दूसरा कैरेक्टर, ये याद रखना, यही पूछ लेता है, लेकिन ये नहीं पूछेगा। कौन सा वाला पूछेगा बताऊंगा। दूसरा लिखेंगे फ्लावर कलर, फूलों का रंग। चलो बोलो, कौन सा कलर डोमिनेंट होता है? बोलो जी। वायलेट कलर डोमिनेंस है और वाइट रेसेसिव है। यही पूछेगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कौन सा है। हो गया। तीसरा, तो ये भी, इसके भी कितने हो गए? 2। तीसरा है फ्लावर पोजीशन, पुष्प की स्थिति। 2 तरह से है, एक है एक्सियल, दूसरे हैं टर्मिनल। तो एक्सियल वाला कैसा है? डोमिनेंस है। अगला है पोड सेफ, तो इसके भी 2 हो गए। फली का आकार, फली का आकार। पहला है इनफ्लेटेड, फूला हुआ। कैसा है बोलो? इनफ्लेटेड। दूसरा है कॉन्स्ट्रिक्टेड, तो ये भी हो गए 2। और कैरेक्टर हो गया चौथा, है ना। ये फूला हुआ, ये चिपका हुआ। अगला है पॉड कलर। पहला था सेफ पॉड का, अब दूसरा है, बोलो। ये है ग्रीन और ये है येलो, और ये भी 2। अगला है सीड सेफ। ये पॉड थे, आप किस में पहुंच गए हो? सीड सेफ। राउंड रिंकल्ड, गोल और झुर्रीदार। और लास्ट है, तो इसके भी 2 हो गए। लास्ट है सीड कलर, येलो ग्रीन।
अब देखो कितना कंफ्यूजन है, यहां देखो ग्रीन येलो, यहां देखो। तो आपको ये याद रखना है कि पॉड कलर के लिए ये है, सीड कलर के लिए ये है। वायलेट वाइट में भी कंफ्यूजन नहीं रखना, ये फ्लावर कलर के लिए है। तो कलर ज्यादा है इसलिए कलर वाले में कंफ्यूजन होगा, इसीलिए वही आ सकता है। तो इसके भी 2 हो गए। देखो टोटल कितने हो गए? 14। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2। और इधर देख लो कितने हो गए। तो ये 7 कैरेक्टर के 14 ट्रेट थे। तो ये सब ट्रेट हैं। मिटाओ, जल्दी लिखा था। इतना छोटा छोटा क्यों लिखती हो जी? चश्मा लग जाएगा जल्दी ही, तो और नंबर बढ़ेगा। हाँ दिख तो रहा है। हाँ तो थोड़ा और बड़ा लिखो। चले आगे। मिठाई क्या नीलम? हे प्रभु चिरहुला नाथ, पावर वाला चश्मा है कि ऐसे ही फैशन वाला? मैं फैशन वाला नहीं लगाती, ये लगाती है फैशन वाला, दुर्गेश नंदिनी। यहाँ से जब जाती है तो यह चश्मा, टोपी चश्मा। चलो लाला, एक्सपेरिमेंट क्या किया समझो। अभी हम एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे, क्रॉस पढ़ाएंगे, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड। अपना अभी एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं देख लो। कैरेक्टर तो ले ही लिए, एक्सपेरिमेंट से क्या मिला, क्या दिमाग लगाया किसने? मेंडल ने, है ना। मेंडल अपने में प्रयोग में क्या करवा रहे थे? हाइब्रिडाइजेशन प्रयोग करवा रहे थे, है ना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे। मेंडल ने क्या किया? टी टी और टी टी, प्योर टॉल है ये आप देख रहे हैं, और ये डॉर्फ है। बोलो सही बोल रहे हैं हम। इसका कैरेक्टर टी, इससे आया टी। मेंडल को F1 जनरेशन में या पहली पीढ़ी में टी टी मिला, ये F1 जनरेशन है। और ये 100% टॉल थे। बोलो सारे के सारे कैसे हैं? रेट तो हाई है, तो अभी 100% टॉल है, लंबा है, हाइब्रिड है। लेकिन अगर आप इसका जीनोटाइप देखोगे तो, है ना। फिर मेंडल ने क्या किया? इसकी सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग बोले तो स्वपरागण, है ना। मेंडल यहां तक जब पहुंचे तो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि मम्मी पापा बोले तो पेरेंट्स में से कोई किसी एक का कैरेक्टर आ जाता है। देखो यहां जैसे ये लंबा था, ये बौना था, तो बौना नहीं आया, लंबा आ गया, है ना। एनी वन कैरेक्टर प्रेजेंट फ्रॉम पेरेंट्स। बोलो पेरेंट्स में से कोई एक कैरेक्टर आ जाता है, बाकी का कोई मतलब नहीं। जैसे इसका आ गया तो अब ये दूसरे वाले से यहां कुछ नहीं आया। फिर इन्होंने जब इसकी सेल्फिंग कराई तो टी क्रॉस टी, तो यहां से इन्होंने देखा कि इसका ये टी 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 टी, अब इसका क्रॉस करवाया, टी 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 स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी,
स्मॉल टी। यहां 3 तरह के मिले, एक है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये बात अलग है कि ये वाला 1 मिला, ये वाले 2 मिले, ये वाले 1 मिले। फिर भी देखा तो ये टॉल था, ये भी टॉल था, लेकिन ये बौना था। बोलो। मेंडल ने कहा ये तो अजीब तरह की घटना है कि भैया F1 वाले में इसका कुछ नहीं आया, लेकिन अगली जनरेशन में फिर से इसका कैरेक्टर आ गया और प्लस इसके भी आ गए। मतलब इनका कहना यह था कि F1 जनरेशन से F2 में कोई एक ऐसी चीज है जो लगातार मूव कर रही है, भले वो इसमें प्रकट नहीं हुई है, आगे बार प्रकट हो गई है, लेकिन आई होगी। कुछ ना कुछ तो है जो वहां पेरेंट्स से आ रहा है, यहां प्रकट नहीं हुआ, यहां आ रहा है। और उस समय न तो डीएनए था, ना तो जीन था, ना तो कोड था, ना तो कोडान था। तो मेंडल ने इस चीज को कहा कि वो जो एक जिसके कारण हो रहा है, जो ये ऐसा हो रहा है, ये इसका कारण फैक्टर है, जिसे उन्होंने कहा कि ये क्या है, कारक है। कोई फैक्टर है जो उसको ला रहा है। बोलो, आ गई समझ में? बाद में पता चला कि ये जो मेंडल जी बता रहे थे ये जीन थे। आ गई बात समझ में? तो ये प्रयोग से अभी इतना पता चल पाया कि कुछ तो है जो पेरेंट्स से उनके डॉटर, उनके सन में क्या हो रहा है, जनरेशन बाई जनरेशन आ रहा है, और उसका कारण कारक है मेंडल के हिसाब से। बाकी अपने हिसाब से तो जीन है ना। चलो यहां तक लिखो। हो गया क्या? नहीं हो गया हो तो बता दो। तुम वहीं उर्मिला दीदी के पास सब लोग छींको। वैसे तबीयत खराब है और वायरस फैलाओ। मिटाएं? सांस नहीं ले रहा हूं काहे?
बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कर रहा हूं। क्या यार, क्या लिखते हो तुम लोग? एक बार जो मैंने मिटाना स्टार्ट कर दिया, अब तो इसके बाद मैं, अभी कितना बचा है तो लिखो ना। तो नीचे बचा टॉल टॉल डॉर्फ, लंबा लंबा बौना। ये खुशी नई स्टाइल की कंघी करी है, देखो ये इधर से फिर ऐसे। चले आगे, अब मिटा दें अनीलम, अब तो न रोके। चला, अब नीचे लिखेंगे, इसके नीचे F2 जनरेशन में टॉल के साथ साथ डॉर्फ भी मिलते हैं। इन F2 जनरेशन tall as well as dwarf obtain, F2 जनरेशन में टॉल के साथ साथ डॉर्फ भी मिलते हैं। F2 जनरेशन में टॉल के साथ साथ डॉर्फ भी मिलते हैं। इसका अर्थ यह है कि इट मीन्स इसका अर्थ यह है कि something is transferred from the parents, कुछ तो है जो पेरेंट्स से ट्रांसफर है, कुछ तो है जो पेरेंट्स से ट्रांसफर होता है, कुछ तो है जो पेरेंट्स से ट्रांसफर होता है। एंड मेंडल कॉल्ड इट फैक्टर, और मेंडल ने इसे फैक्टर कहा, एंड मेंडल कॉल इट फैक्टर। कहा कि कोई ना कोई तो ऐसी चीज है जो पेरेंट्स से उनके सन में F2 जनरेशन तक जा रही है, और उन्होंने उसको कह दिया कि वो क्या है, फैक्टर है, कारक है जो जा रहा है। बोलो, आया समझ में? अब बोला? ओके, आगे लिखेंगे रिजल्ट ऑफ मेंडल। क्या रिजल्ट यहां से दे रहा है? अब मेंडल जी क्या रिजल्ट दे रहे हैं? सबसे पहले मेंडल कहते हैं कि F1 पीढ़ी में ट्रेट किसी एक में से आते हैं। पेरेंट्स का मतलब मम्मी पापा, तो F1 जनरेशन में किसी एक से ही आया था, तभी तो प्रकट हुआ लंबा, या फिर बौना होता तो लंबा आ गया। तो ट्रेट कहां से आया? किसी एक में से आया। तो लिखेंगे F1 पीढ़ी में ट्रेट पेरेंट्स में से किसी एक से आते हैं। इन F1 जनरेशन trait comes from any one of the parents, F1 पीढ़ी में ट्रेट पेरेंट्स में किसी एक से आते हैं, दूसरा, ट्रेट कम्स विदाउट चेंज, ट्रेट बिना परिवर्तित हुए आते हैं। क्या चेंज हुआ था? कुछ, जैसे बौने थे वैसे ही बौने थे या लंबे थे। ट्रेट बिना बदले हुए आते हैं। ट्रेट कम्स विदाउट चेंज, ट्रेट बिना बदले हुए आते हैं।
अगला F2 जनरेशन में प्रोजेनी होती है। इन F2 जनरेशन प्रोजेनी अकर, F2 जनरेशन में प्रोजेनी होती है, प्रोजेनी होती है। F2 जनरेशन में प्रोजेनी होती है, अर्थात माता पिता दोनों के कैरेक्टर आते हैं। इट मीन्स ट्रेट कम्स फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर। ट्रेट कम्स फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर। F2 जनरेशन में प्रोजेनी होती है, अर्थात दो माता पिता दोनों से ट्रेट आते हैं। ठीक है। अगला F2 जनरेशन में अलग अलग ट्रेट आते हैं। इन F2 जनरेशन डिफरेंट ट्रेट कम्स, इन F2 जनरेशन ट्रेट कम्स डिफरेंट एंड देयर नंबर इज आल्सो डिफरेंस, और इनकी संख्या भी अलग अलग होती है। F2 जनरेशन में अलग अलग ट्रेट आते हैं, अलग अलग ट्रेट आते हैं, और इनकी संख्या भी अलग अलग होती है। एंड देयर नंबर इज आल्सो डिफरेंट। ठीक है। और लास्ट रिजल्ट ये निकला कि कुछ ना कुछ तो है जो इन ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, कि F2 में जाओ कि F1 में जाओ, कि कब जाओ कि नहीं जाओ। कुछ से कुछ तो है ना जो इसे कंट्रोल करता है ना। तो लिखेंगे अगला इसी में, मेंडल ने इन रिजल्टों में यह पाया कि बाय दीज रिजल्ट मेंडल फाइंड दैट, बाय दीज रिजल्ट मेंडल फाइंड दैट, इन रिजल्टों से मेंडल ने पाया कि समथिंग इज प्रेजेंट दैट कंट्रोल ट्रेट, कुछ तो है जो ट्रेट को नियंत्रित करता है। कुछ तो है जो ट्रेट को नियंत्रित करता है, कुछ तो है जो ट्रेट को नियंत्रित करता है, एंड दैट इज फैक्टर, और यह फैक्टर है। ठीक है। तो ये तुम्हें फैक्टर समझ में आ गया होगा। कोई ऐसी चीज थी जो ट्रेट को प्रकट होने को कंट्रोल कर रही थी कि लंबा होगा या बौना होगा, और वही उसी को मेंडल ने क्या कह दिया कि वो फैक्टर है। कुछ कैरेक्टर बता दिए कि फैक्टर के कुछ गुण हैं। लिखिए, कैरेक्टर ऑफ फैक्टर, फैक्टर के गुण, कैरेक्टर ऑफ फैक्टर, फैक्टर, फैक्टर के गुण, फैक्टर के कैरेक्टर, है ना। तो फैक्टर के कैरेक्टर, पहला पॉइंट लिखेंगे, फैक्टर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, फैक्टर हमेशा जोड़े में होते हैं। फैक्टर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, हमेशा जोड़े में होते हैं। ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, एंड ओनली वन एक्सप्रेस, किंतु प्रकट एक ही होता है ना। या तो लंबा आएगा या फिर बौना आएगा, किंतु प्रकट एक ही होता है। अगला, फैक्टर नेवर मिक्स, फैक्टर कभी मिक्स नहीं होते हैं। फैक्टर कभी मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि फैक्टर क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। फिर आगे नियम भी आएगा, पृथक्करण का नियम, याद है ना। तो
इन सभी चीजों का रिजल्ट निकलेगा फिर, है ना। सिलेक्शन किसका करना है, पृथक्करण का नियम क्या है, ये सारी चीज आएगी। जैसे देखो हमने लिख दिया टी टी, है ना, और एक जगह हमने लिख दिया टी टी। अब हम इसको ऐसे बनाते हैं टी टी, है ना, और यहां से लिख देते हैं टी। आप ऐसा भी तो कह सकते हो कि सर टी टी था, तो आप इसको एक ही बनाओ ना, टी टी लिख दो ऐसे करके, अलग अलग काहे कर रहे हो, और यहां से बना दो, ऐसे बना दो टी टी टी, तो मिक्स ना हो गया, तो मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे, कैरेक्टर थे, फैक्टर के बारे में आपको बताया हूं। कल मैं बताऊंगा आपको इसकी टर्मिनोलॉजी, और फिर मेंडल के क्रॉस, और क्रॉस कर करके उनके रिजल्ट आते जाएंगे। जैसे हमने कहा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उससे जो मोनोहाइब्रिड आएगा उससे रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट का कंक्लूजन आएगा, वही कंक्लूजन क्या बन जाएगा, नियम बन जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे रिजल्ट खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे नियम खत्म होते जाएंगे। जैसे ये सब कुछ खत्म होगा तो फिर आगे की ओर चलेंगे, ठीक है। क्रम से पढ़ोगे, बढ़िया पढ़ते जाओगे, रोज का रोज एक बार यहाँ पढ़ाने के बाद घर में जाकर के रिवीजन कर लो, ठीक है ना। फास्ट रिवीजन करना हो लाइव क्लास देख करके तो भी कर सकते हो, कॉपी से करना हो तो भी कर सकते हो, आज नहीं तो कल तो समझ में आएगा ही, ठीक है।